सुप्रभात छात्राओं, मैं आपकी भौतिक विज्ञान की प्रवक्ता त्रिषा भट्टाचार्य आज कक्षा 11 की इस वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। हम जिस टॉपिक को अपने पिछले लेक्चर में पढ़ रहे थे वो था प्रत्यस्तता। आज उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए हम यंग्स प्रत्यस्तता गुणांक, जिसे यंग्स मॉड्यूलस कहते हैं, इसके बारे में जानेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम एक तार इस तरीके का लेंगे जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई या मोटाई से बहुत ही अधिक है। तो अगर हम इस तार को एक ड्रिल से लगाएंगे और माना कि इसकी लंबाई है L। अब इस पे भार लगाने पर इसकी लंबाई में बदलाव आएगा। मतलब मैंने भार लगाया mg, तो इसकी लंबाई में डेल्टा L की वृद्धि हुई। ठीक है, तो इसे कहते हैं, जब हम जो है इस तरह से लंबाई में वृद्धि हो जाती है क्योंकि हमने इस पर भार लगाया है, तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं विकृति। तो माना कि किसी तार की लंबाई आपकी L है और उसकी त्रिज्या कितनी हम ले लेते हैं R। तो इसके एक सिरे पर अगर हम इसको ड्रिल से जोड़ दें और दूसरे सिरे पर बल लगाएं, बल किसके बराबर लगा रहे हैं? इसका द्रव्यमान गुणा ये है आपका गुरुत्वीय त्वरण। इससे अगर इस पर बल लगता है तो उसमें वृद्धि कितनी हो जाती है? डेल्टा L की। तो अगर मैं ऐसे, क्योंकि लंबाई में हो रहा है, तो इसे अनुदैर्घ्य विकृति कहते हैं। और अनुदैर्घ्य विकृति का मान इसे इंग्लिश में कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का मान क्या होता है? ये होता है लंबाई में परिवर्तन बटे जो प्रारंभिक लंबाई थी। बटे अब इस चित्र के अगर हम देखें तो इस चित्र में लंबाई में परिवर्तन कितना आया है आपका? ये है आपका डेल्टा L। तो ये क्या हो जाएगा? डेल्टा L बटे प्रारंभिक लंबाई कितनी है इसकी? L बटे L। तो ये आपका किसका मान आएगा? अनुदैर्घ्य विकृति का मान आपके पास ये आएगा। ठीक है, अब हम क्या बात करेंगे? अनुदैर्घ्य प्रतिबल। अनुदैर्घ्य प्रतिबल का मतलब क्या है कि अगर आपने किसी वस्तु पर इस तरह से बल लगाया है कि बल से उसकी लंबाई में डेल्टा L में, जैसे हमने भी देखा था, कि उसमें बदलाव आ रहा है। तो लंबाई में जो वृद्धि हो रही है उस तार में, अगर मैं उसको अनुप्रस्थ क्षेत्रफल के प्रति अनुप्रस्थ क्षेत्रफल में उसके लंबाई में वृद्धि में मतलब उसके जो है बल के अनुरूप उसको निकालूं, तो प्रत्यस्तता बल को मतलब क्या होगा कि जब हम इसे खींचेंगे नीचे, मतलब बल जो आपने यहाँ पर ये जो बल लगाया है, बल की वजह से क्या होगा? ये तार में खिंचाव आएगा, जिसकी वजह से इसकी लंबाई में बदलाव आएगा। तो आपको मैंने उसमें बताया था कि जब भी आप किसी प्रत्यस्थ वस्तु को खींचते हैं तो उस पर एक प्रत्यानयन बल कार्य करता है उसको वापस लाने के लिए। तो ये जो प्रत्यानयन बल है, इसको मैं जो है पर यूनिट एरिया, मतलब जो है अनुप्रस्थ क्षेत्रफल के अगर अनुदिश में लूँ तो फिर मुझे क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा अनुदैर्घ्य प्रतिबल। अनुदैर्घ्य प्रतिबल का सूत्र क्या हो सकता है कि मैंने कितना प्रत्यानयन बल मुझे मिला, जब मैंने उस पर भार लगाया तो मुझे प्रत्यानयन बल कितना मिलेगा? जितना उसका भार है वो उसके इक्वल एंड ऑपोजिट होगा, बराबर मात्रा में, लेकिन दिशा उसकी विपरीत होगी, क्योंकि जिस बल से हम उसको खींच रहे हैं वो उसको उस बल में कार्य नहीं करने देगा, वापस उसको जो है अपने जो पूर्व का स्वरूप है उसमें लाने की कोशिश करेगा।
बटे इसमें क्या होता है दूसरा, वो है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अब अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल अगर हम जानना चाहें तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या होता है? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल का मतलब है कि क्रॉस सेक्शनल एरिया का इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है, ठीक है, मतलब इसका ये पोर्शन है, इसमें एरिया कितना है। अब प्रत्यानयन बल मैंने आपको बताया कि जितना हम भार लगाएंगे उतने ही के बराबर आपका प्रत्यानयन बल होगा, तो ये क्या होगा mg। और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना होगा, क्योंकि ये पतली तार है और हमने स्टार्टिंग में बताया था कि इस तार की त्रिज्या कितनी है, r है। तो अगर r इसकी त्रिज्या है तो आपको पता है ये एक तार जो होता है वो सर्कल जैसा होता है, गोलाकार होता है, उसका क्षेत्रफल क्या होता है पाई r स्क्वायर। तो यहाँ पर नीचे क्या आ जाएगा पाई r स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ गया अनुदैर्ध्य विकृति और अनुदैर्ध्य प्रतिबल, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। ठीक है, तो हमने अगर यंग प्रत्यक्षता गुणांक को हमें डिफाइन करना है उसके लिए हमें दो चीज़ें पता होनी चाहिए। एक अनुदैर्ध्य विकृति, मतलब कि अगर मैंने उस पर एक भार लगाया है mg का तो उसकी लंबाई में कितना परिवर्तन होगा बटे प्रारंभिक लंबाई उसकी कितनी थी। दूसरा अनुदैर्ध्य प्रतिबल, उसका मान क्या होता है कि कितना प्रत्यानयन बल लग रहा है, जब मैंने भार लगाया तो कितना प्रत्यानयन बल जो है उस वस्तु पे लग रहा है बटे अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, जिसका मान कितना आया mg बटे पाई r स्क्वायर। mg मतलब भार, जितना भार है उतना ही प्रत्यानयन बल लगेगा, और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना होगा पाई r स्क्वायर, क्योंकि तार जो है अपने आप में जो है उसका अगर आप मुहाना देखें, जैसे अगर इसको हम तार मान लेते हैं तो इसका मुहाना क्या है एक सर्कल जैसा, ठीक है। अब हम इन दोनों के द्वारा यंग प्रत्यक्षता गुणांक को डिफाइन करेंगे। तो यंग प्रत्यक्षता गुणांक क्या होता है, यंग प्रत्यक्षता गुणांक होता है कि लघु विकृति के लिए आपका अनुदैर्ध्य, जो आपका अनुदैर्ध्य क्या निकाला था हमने प्रतिबल बटे आपका अनुदैर्ध्य जो है वो है अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटे अनुदैर्ध्य विकृति। तो यंग्स मॉड्यूलस तो क्या कहते हैं, इसका जो सूत्र है या इसको जो अगर डिफाइन करेंगे वो क्या होगा, अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटे अनुदैर्ध्य विकृति, ठीक है। अब ये दोनों ही सूत्र हमारे पास है तो हम दोनों सूत्र को लिखते हैं। y कितना हुआ, अनुदैर्ध्य प्रतिबल कितना है mg बटे पाई r स्क्वायर, और अनुदैर्ध्य विकृति कितनी है मेरे पास डेल्टा l बटे l, यही हमने निकाला था। अब इसको सॉल्व करें, ये पलट जाएगा। तो यंग्स मॉड्यूलस का सूत्र आपका क्या आता है mg बटे पाई r स्क्वायर गुणा l बटे डेल्टा l। आप जानते हैं m क्या है, जो तार का भार है, g क्या है आपका वो है ग्रेविटी जिसे हम कहते हैं गुरुत्व आकर्षण, पाई पता है, r जो भी आपने तार लिया है उसकी त्रिज्या, l क्या है जो तार की लंबाई है, और डेल्टा l क्या है कि भार लगाने पर तार की लंबाई में हुई वृद्धि, ठीक है। अब एक होमवर्क के रूप में मैं आपको देना चाहूँगी कि इसकी आप विमा निकालें, इसकी यंग्स प्रत्यक्षता गुणांक की विमा, और दूसरा इसका मात्रक। इसलिए क्योंकि जब हमने सबसे प्रथम अपना डायमेंशन एनालिसिस शुरू किया था तो हमने बताया था कि जितने भी आपके सूत्र के मात्रक निकालने हैं या आपको उसकी विमा निकालनी है, आपको पूरी लिस्ट याद नहीं करनी। आप जैसे जैसे चैप्टर्स में आगे बढ़ते जाओगे वैसे वैसे आपको सूत्र मिलते जाएंगे, और जो भी सूत्र आपको मिलेगा उसकी विमा और मात्रक आपको निकालती चले जानी है। तो इसीलिए ये तो आपको करना है, और ये तो है आप मुझे ग्रुप में बताएंगे कि आपकी विमा और मात्रक आपका क्या आया है। अब हम बात करेंगे, इसी को डिफाइन करेंगे, एक डेफिनेशन है उसको डिफाइन करना है। अगर मैं पाई r स्क्वायर को कितना मान लूँ 1, ठीक है, और डेल्टा l
एल बटे डेल्टा एल, इसको भी 1 मान लो, ठीक है। और इसमें इस सूत्र में रख दूँ तो यंग्स प्रत्यस्तता गुणांक किसके बराबर हो जाएगा, भार के बराबर। तो अगर मैं यहाँ से इसकी डेफिनेशन निकालना चाहूँ, परिभाषित करना चाहूँ, तो आंकिक रूप से किसी पदार्थ का यंग प्रत्यस्तता गुणांक किसके बराबर होता है, उस पदार्थ के एकांक परिच्छेद के क्षेत्रफल वाले तार के जो है, अगर आप लगा रहे हो तो जो ये है आंकिक रूप से ये उस बल के बराबर है। आपको दिख रहा है किसके बराबर है, बल के बराबर, जो कि इसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर लग रहा है। किस तरह से लग रहा है ये देखिए, कि जो उसकी प्रारंभिक लंबाई थी वो एल थी, और बटे एल जो है आपकी लंबाई जब बढ़ी तो वो कितना हो गया है, डेल्टा एल, और इसका जो है रेशो कितना आ रहा है, 1। इसका मतलब क्या है कि जब आपकी लंबाई 2 गुण हो जाए, मतलब आपकी लंबाई अगर 4 थी तो भार लगाने पर 8 हो जाए, अगर 6 थी तो भार लगाने पर कितनी हो जाए, 12, मतलब 2 गुण हो जाए। क्यों, क्योंकि तब अगर मान लो कि आपकी एल थी कितनी, 2 सेंटीमीटर, और भार लगाने पर डेल्टा क्या हो गई, 4 बढ़ के हो गई 2 सेंटीमीटर, तभी अगर मैं रेशो निकालूंगी तो ये 1 आएगा। इसका मतलब कि अगर लंबाई आपकी जितनी है उतनी ही उसमें जो है लंबाई में बढ़त हो जाए भार लगाने पर, तो वो जो भार है, वो भार या वो जो बल है वो किसके बराबर होगा, यंग प्रत्यस्तता गुणांक के बराबर होगा। अब हम एक ग्राफ को स्टडी करेंगे इससे संबंधित। हमारा ग्राफ क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है बच्चों। ये है बढ़ते भार के अंतर्गत खींची तार का प्रत्यस्तता व्यवहार, ठीक है, इसको लिखे, खींचे तार का प्रत्यास्थता व्यवहार, ठीक है। सबसे पहले हम इसका ग्राफ बनाते हैं। ये x अक्ष है, ये y अक्ष है, यहाँ पर हम हमेशा क्या लेंगे, विकृति, स्ट्रेस, और यहाँ पर हम क्या लेंगे, प्रतिबल, मतलब सॉरी, विकृति हो गया स्ट्रेन और प्रतिबल हो गया स्ट्रेस, इस दिशा में, ठीक है। अब देखिए ये किस प्रकार का आपका ग्राफ आएगा, ये ग्राफ ऐसे आता है, ठीक है। ये इसके कुछ बिंदुएं हैं, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये सी, ये डी और ये ई। अब हम इस ग्राफ के हर पोर्शन को स्टडी करेंगे, मतलब ओ से ए से बी, बी से सी, सी से डी और डी से ई। कैसे, सबसे पहले मैं ओ ए को लेती हूँ। ओ ए में अगर आप ध्यान से देखें तो जैसे जैसे विकृति बढ़ रही है, प्रतिबल बढ़ा रहे हैं, विकृति बढ़ती चली जा रही है, ठीक है। ये एक रेखिक ग्राफ है, इसका मतलब यहाँ पर जो है आपका प्रतिबल समानुपाती है विकृति। आप जितना बल को बढ़ाओ प्रतिबल बढ़ेगा, विकृति भी उतनी बढ़ेगी। मतलब ये यंग्स जो आपने अभी पढ़ा था प्रत्यस्तता, उस रीजन में यहाँ पर, मतलब ये यंग्स जो है प्रत्यस्तता गुणांक इस रीजन में आपको मिलेगा। मतलब ये पूरा का पूरा इलास्टिक की तरह व्यवहार करेगा। आप खींचोगे तो ये बढ़ जाएगा और आप छोड़ोगे तो ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा। जैसे कि हम नया वाला रबर बैंड अगर हम लेकर आते हैं तो अगर हम खींचते हैं तो उसको वो खिंच जाके बड़ा हो जाता है, जैसे हम उसे छोड़ देते हैं वो तुरंत अपने पूर्व जो है उसमें आकार में चला आता है। तो यहाँ तक तो ये प्रत्यस्तता को मानेगा और यंग्स प्रत्यस्तता गुणांक की वैल्यू यहाँ पर आपको हुक्स का नियम जो हमने पढ़ा था, हुक का नियम आपको यहाँ मानने आपका होगा। अब हम बात करते हैं
ओए में हमें क्या मिला, यहाँ पर हुक के नियम का पालन होता है। ठीक है बच्चों, अब दूसरा रीजन कौन सा आया, ये बी से ए से बी तक का। ए से बी तक का रीजन अगर आप देखें तो इस रीजन में क्या है कि विकृति मतलब प्रतिबल बढ़ाने पर विकृति बढ़ तो रही है लेकिन ये समानुपाती नहीं है। ठीक है, आपका विकृति में चेंज देखिए और इसमें चेंज देखिए, ये कोई रेखीय ग्राफ नहीं है। तो ए से बी में ये आपका जो है इलास्टिक प्रॉपर्टी प्रत्यक्ष दिखा तो रहा है लेकिन ये आपके हुक के नियम को इस रीजन में, ए से बी के रीजन में नहीं मानेगा। ठीक है, और यही चीज़ जो है आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है कि वो जो है एक रेखीय ग्राफ नहीं है। जो बिंदु बी है इससे अगर मैं, ये बिंदु बी आपकी इलास्टिक लिमिट कहलाती है। ठीक है, ये बिंदु बी आपकी इलास्टिक लिमिट मतलब प्रत्यास्थ सीमा। प्रत्यास्थ सीमा कहलाती है। इसका एक और नाम भी है, इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है पराभव। और इस पॉइंट से अगर मैं स्ट्रेस देखूं तो इसको मतलब इस बल को हम पराभव बल भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि इसके बाद इसकी प्रत्यस्थ सीमा अब नहीं रहेगी, अब ये प्लास्टिक बनना शुरू हो, अब ये इलास्टिक मतलब प्रत्यस्थ वस्तु नहीं रहेगा, अब ये इलास्टिक न होकर प्लास्टिक बनने की प्रक्रिया में शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब हम कौन सा रीजन पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे बी से लेकर पूरा आपका डी तक। बी से डी में क्या हो रहा है, बी से डी में इसमें क्या, अगर हम भार को बढ़ाते हैं तो प्रतिबल पराभव सामर्थ्य से कुछ अधिक हो जाए तो विकृति तेजी से बढ़ती है। देखिए अगर मैं यहाँ देखूँ तो बी आपका यहाँ से यहाँ है। देखिए बल जो है वो यहाँ से बहुत ज़्यादा नहीं है, बल का मान देखिए, अगर मैं यहाँ से जोड़ भी देती हूँ उसको, अगर मैं यहाँ से इसको जोड़ देती हूँ तो आप देखिए इसका मान कितना है, और उसी के साथ में अगर यहाँ पर इसको जोड़ देती हूँ, ये देखिए विकृति कितनी ज़्यादा है लेकिन आपका भार उतना नहीं है। तो आपने देखा होगा ना, लगातार इस्तेमाल करते हैं तो रबर बैंड खिंचा का खिंचा ही रह जाता है। ठीक है, मतलब आप जो है थोड़ा सा भी करोगे तो वो टूटने वाली कगार पे आ जाता है, मतलब ऑलमोस्ट, तो फिर वो जो है उसमें स्ट्रेस थोड़ा सा भी करोगे तो एकदम खिंचने लगता है क्योंकि वो बहुत फ्रजाइल मतलब टूटने वाला जैसा होने लगता है। तो ये उस रीजन को शो करता है। लेकिन यहाँ पर आप एक बिंदु देख रहे होंगे, आपकी कौन सी बिंदु है, बिंदु सी। ये बिंदु आपको दिख रही है, ये बिंदु सी क्या है, बिंदु सी का वो अर्थ है कि अगर मैंने अब भार हटाया, अगर मैंने भार हटाया तो क्या होना चाहिए था, ये जो है ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाना चाहिए था। लेकिन सी वो बिंदु है कि अब आपने अगर भार हटाया तो ये अपने पूर्व जो है जो शेप है, जो आकार है उसमें लौट के नहीं आएगा। आपने देखा है ना, लगातार आप अगर रबर बैंड को इस्तेमाल करते हो या सर पे लगाने वाले बैंड को भी इस्तेमाल करते हो तो बहुत इस्तेमाल के बाद उसका साइज़ अपने आप बड़ा हो जाता है। मतलब आप उसमें से कोई बल नहीं भी लगाओगे तो भी वो लौट के अपने पुराने आकार पे कभी नहीं आता है। तो यही वो चीज़ है कि अब आपकी जो है ग्राफ यहाँ से डिनोट होगी, मतलब अब वो जो है उसमें एक परमानेंट विकृति आ गई है। ये रीजन आप देख पा रहे हो, ये रीजन मतलब इतना उसमें विकृति आ ही गई है। आप जितनी बार प्रतिबल को शून्य कर दो विकृति शून्य नहीं हो रही है। ध्यान से अगर इस ग्राफ को आप देखिए तो देखिए इस पॉइंट पर मैं क्या कर रही हूँ, ओ डैश पर मैं प्रतिबल को शून्य कर रही हूँ लेकिन मेरी विकृति शून्य नहीं हो रही है, मतलब उसमें जो बदलाव आ गया वो परमानेंट आ गया, अब वो नहीं बदलेगा। तो आपने देखा होगा कि आपके बैंड वगैरह खिंच जाते हैं पूरे, फिर वो जो है दोबारा छोटे आकार में नहीं आते, वो परमानेंटली बड़े हो जाते हैं। तो ये उसी चीज़ को दर्शाता है। तो पॉइंट सी समझ में आया सबको? सी क्या पॉइंट है कि आप इसके साथ अगर मैं इस जो है विकृति में आ जाऊँ तो जीरो शून्य प्रतिबल है, मैंने प्रतिबल हटा दिया, कोई बल नहीं लगा रही हूँ, लेकिन मेरी विकृति शून्य नहीं हुई, मेरी विकृति का मान है, मतलब परमानेंट चेंज है आपके वस्तु पे आ चुका है। अब आप कौन से रीजन में जाते हो, डी रीजन में जाते हो। डी रीजन में जो है आप प्रतिबल को देखिए बढ़ाते चलिए,
प्रतिबल बढ़ा रहे हैं तो एकदम से अधिकतम संभावित मान यहाँ पर चला आ रहा है, मतलब डी पॉइंट तक वो अपने प्रत्यस्थता स्वभाव को कुछ हद तक बनाए रखेगा, कुछ हद तक उसे बनाए रखेगा। मतलब अभी बहुत अच्छा जैसे रबर बैंड चलते चलते बहुत ही ज़्यादा ये हो जाता है ढीला, आपका काम तो कर रहा है, दिखा तो रहा है, लेकिन उतना बढ़िया जो है उसमें प्रत्यस्थ नहीं है, इतना बढ़िया उसमें प्रत्यस्थ जो प्रॉपर्टी है वो नहीं है। तो ये डी रीजन उस रीजन को शो करता है, ठीक है। इसमें जो है आप देखने सकते हो कि आपका जैसे रबर बैंड है वो पतला होने लगता है, ये इलास्टिक है वो पतली होने लगती, खिंचाव आने लगता है उसमें, ठीक है। तो उसके साइज में भी बदलाव आने लगता है। फिर अगर आप बी से इस पूरे रीजन की स्टडी करो तो आपने देखा होगा कि यहाँ पर विकृतियाँ हो रही हैं, प्रतिबल हटाने के बाद भी विकृतियाँ जो है वो मेंटेन्ड हैं किसी ना किसी रूप में। तो ये बी से ई तक का रीजन जो है ये प्लास्टिक रीजन कहलाता है। ये बी से ई तक का रीजन जो होगा वो आपका क्या कहलाएगा, प्लास्टिक रीजन, क्योंकि यहाँ पर वो जो है इलास्टिक जैसा व्यवहार नहीं कर रहा था। सबसे अच्छा इलास्टिक व्यवहार वो 0 से ए तक करता है, ए से बी तक कुछ हद तक जो है वो जो है इलास्टिक मतलब प्रत्यस्थ व्यवहार दिखाता है। 0 से ए तक तो बहुत अच्छा व्यवहार दिखाता है इलास्टिक जैसा, मतलब प्रत्यस्थ वस्तु जैसा। आप उसको लगाओगे बल, जैसे बल छोड़ोगे ओरिजिनल आकार में आ जाएगा। ए से बी तक कुछ हद तक वो दिखाता है, ठीक है। पूरी तरह से ये रैखिक नहीं होता, लेकिन कुछ हद तक प्रत्यस्थता सीमा तक दिखाता है। इसके बाद जैसे ये सीमा लांघते हैं ये प्रत्यस्थ नहीं रहता, ये प्लास्टिक प्रॉपर्टी की तरफ चलना प्रारंभ कर देता है। और सी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। सी पॉइंट क्या है, इस पॉइंट से अगर मैं नीचे लेकर आऊँ ग्राफ तो इस पॉइंट पे प्रतिबल शून्य होने पर भी विकृति शून्य नहीं है, मतलब विकृति का एक मान है, मतलब परमानेंट डैमेज उसमें हो गया है। तो ये आपके पूरे ग्राफ को मैंने समझाया है। इससे रिलेटेड नोट्स भी आपको ग्रुप में दिए जाएंगे, आप उन्हें अच्छे से समझिए और कोई भी समस्या हो तो ग्रुप में या मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।